हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर कॉप आईएएस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व टोटल 18 आएंगे, जिनके बारे में आपको हर बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशन, उनमें कौन सा एनिमल मिलता है और उसके अंदर में कोई इंपॉर्टेंट फीचर, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब से हमारा एनवायरनमेंट वाला टॉपिक, एनवायरनमेंट वाला जो पेपर है वो इसके साथ में जुड़ा हुआ है, हमारा फॉरेस्ट सर्विस वाला, उसके कारण एनवायरनमेंट की वेटेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है और क्वेश्चन काफ़ी विजार, काफ़ी ज़्यादा मतलब आप समझ सकते हो डाइवर्स काइंड के और काफ़ी ट्रिवियल काइंड के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन सबको हम इसके अंदर में कवर करेंगे। जैसे नेशनल पार्क जो इंपॉर्टेंट होंगे, अब आपको सबको याद करने की आवश्यकता नहीं। अगर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद करोगे तो 600 to 700 के करीब में चलेगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहले तो बायोस्फीयर रिजर्व याद करने हैं, ये तो बाई हार्ट रिमेंबर होने चाहिए। उसके बाद में नेशनल पार्क के अंदर में 30-40 नेशनल पार्क भी याद करेंगे, इंपॉर्टेंट लोकेशन जो भी होंगी। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंगी उनमें भी जो इंपॉर्टेंट होंगी उनको कवर करेंगे। मेन इसमें आपको क्या करना है, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर में, प्लस कोई एनिमल, पर्टिकुलर एनिमल उसके अंदर है, या जो भी चीज़ें मैं करवाऊंगा वो चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करते हैं तो आपको बायोस्फीयर रिजर्व से पहले पता होगा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन आपको पता है कि वो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, उस एरिया में प्रोटेक्टेड काफ़ी ज़्यादा प्रोहिबिशन लगाई होती है। जैसे अगर इंडिया की मैप की बात करें, मान लो यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया है, तो ये तो हमने इस टाइप के एरियाज़ बना के रखे हुए हैं। उसके बाद में हमें ज़रूरत महसूस हुई कि अच्छी बात है ये प्रोटेक्टेड एरिया वगैरह लगा के रखे हुए हैं, लेकिन ये प्रोटेक्टेड एरिया मेनली एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जैसे टाइगर के लिए बना दिए, या हमने कोई ऑर्गेनिज्म देखा जिसको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट है, हमने उसकी प्रोटेक्शन के लिए इस टाइप के रिजर्व वगैरह बना दिए। ठीक है, तो इसमें मेनली पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जनरली ऐसा किया जाता है। और इसके अंदर में जैसे मान लो कुछ ऑर्गेनिज्म के ऊपर, हाथी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, टाइगर के ऊपर फोकस किया जा रहा है, अदर जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उस एरिया के अंदर में, ग्रास लैंड है, अदर इकोसिस्टम है, उसके ऊपर उतना फोकस नहीं दिया जाता। तो और वो भी हम जैसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह डिक्लेयर करते हैं, तो एक एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया हमने डिक्लेयर कर दिया, उसको बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। एक इंटरनेशनल हमारी कॉन्फ्रेंस के अंदर में ये कंसेप्ट निकल के सामने आया कि हम क्या करेंगे, पूरा इकोसिस्टम, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व कोई एक्स्ट्रा नहीं, कोई अलग से प्लेस के ऊपर कर रहे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क पहले से डिक्लेयर करके रखे होंगे, बाद में सोचा जाएगा कि इस पूरे एरिया को, यहाँ पे काफ़ी सारे नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, इन सबको एक बायोस्फीयर रिजर्व बना देते हैं। तो उसमें हमारे नेशनल पार्क आ सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ सकती हैं, उस तरीके से उसको बना दिया जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व लार्ज एरियाज होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी छोटी, उससे थोड़ा सा बड़ा नेशनल पार्क, और उन सबको इंक्लूड किया जा सकता है बायोस्फीयर रिजर्व से। ठीक है, तो हमारी नेशनल पार्क जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो छोटे होंगे साइज़ के अंदर में, बायोस्फीयर रिजर्व उनको भी इंक्लूड करेगा और उनसे आसपास वाला एरिया भी इंक्लूड कर लेगा। तो उसको बोलेंगे जो कि फ्लोरा और फोना, फ्लोरा हमारे प्लांट और फोना एनिमल, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया होगा। और बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड होंगे, ऑफन उनके अंदर में 1 या 2 नेशनल पार्क सेंचुरी इंक्लूड होंगे। और किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा, कैसे डिक्लेयर करेंगे, जैसे अगर बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करते हैं, तो उनको हमारा एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके अंतर्गत उनको डिक्लेयर किया जाता है। किस किस को, अगर पूछे नेशनल पार्क कौन से एक्ट के अंदर होता है, 1972 का एक्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1972, कंजर्वेशन रिजर्व 1972, कम्युनिटी रिजर्व 1972, टाइगर रिजर्व 1972। लेकिन ऐसा कोई भी लॉ हमारे बायोस्फीयर रिजर्व के लिए नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व के लिए आप नोटिफिकेशन वगैरह जारी करते हो, लेकिन कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व के लिए कि उसमें कैसे रेगुलेशन होगी, किस तरीके से होगा। अब यहाँ पे देखने की ये बात है, अगर ये बायोस्फीयर रिजर्व है तो इसके अंदर में नेशनल पार्क भी होंगे। नेशनल पार्क को आपने डिक्लेयर किया हुआ इस एक्ट के अंदर, तो इनकी जो प्रोटेक्शन की जाएगी वो इस एक्ट के अंदर इनकी प्रोटेक्शन की जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इनको डिक्लेयर करने के लिए दोनों, सेंटर और स्टेट, कोई भी इसको डिक्लेयर कर सकता है। नेशनल पार्क और स्टेट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनको भी कोई भी, सेंटर या स्टेट, दोनों उसको नोटिफाई कर सकते हैं। इस वाले एरिया को हमने बायोस्फीयर रिजर्व बोला, और ये हमने एस्टैब्लिश करते हैं हमारा यूनेस्को का मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इनके द्वारा बोला गया था कि इस टाइप का काम आपके द्वारा किया जाना चाहिए। उसके बाद में जैसे ही हम इनको नोटिफाई करते हैं, हमने बोल दिया ये वाला एरिया बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके बाद में हम यूनेस्को को इन्फॉर्म करते हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा और उनको बोला जाएगा कि आप हमारा प्रपोजल जो हमने बायोस्फीयर रिजर्व बनाया है उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर उनके द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाता है, इफ़ यूनेस्को एक्सेप्ट करता है प्रपोजल को, तो बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में एंटर हो जाता है। जैसे हमारे पास में टोटल 18 है, तो 18 के 18 हमारे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में नहीं है। जितने हैं वो भी हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर शामिल करवाने के लिए यूनेस्को उनको परमिशन देगा। अदरवाइज वो नॉर्मल हमने उनको डिक्लेयर किया हुआ है, नोटिफाई किया हुआ है। और इस नेटवर्क के अंदर में फिर जब आप आ जाओगे तो आपको इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी, कैसे आप उनको अच्छे से मैनेज कर सकते हो, एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया जाएगा।
और बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाया गया? क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क हैं वो कंजर्वेशन, पर्टिकुलरली कोई ऑर्गेनिज्म, मेनली मैमल वगैरह होते हैं जैसे टाइगर वगैरह, जो भी स्तनधारी जीव होते हैं, मेमरी ग्लैंड जिनके अंदर होती है, ह्यूमन बीइंग, बैट, टाइगर वगैरह, डॉग, तो मैमल्स की प्रोटेक्शन के लिए मेनली बनाया गया है। और इसमें अदर स्पीसीज़ के ऊपर उतना फोकस नहीं करते। जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें पूरी हैबिटेट के ऊपर फोकस करते हैं, पूरे प्लांट एनिमल जितने भी आएंगे उसके अंदर में उनको फोकस करेंगे। 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के अंदर में। नोटिफिकेशन के बाद क्या करना पड़ता है, यूनेस्को को प्रपोजल भेजते हैं, यूनेस्को एक्सेप्ट करे तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में वो आते हैं, अदरवाइज वो नहीं आते उसके अंदर में। 11 इनमें से बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि यूनेस्को के मेन एंड बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर में शामिल हैं। तो यहाँ पे हमने देखा जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर में शामिल हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व इनके अंदर में एग्जांपल कौन कौन से हैं, नीलगिरी आ रहा है, इनके बारे में देखेंगे आगे, तो इनको याद तो हमें सारे करने पड़ेंगे, कौन सी लोकेशन क्या कहाँ पे प्रेजेंट है वो याद करेंगे। अब डिफरेंस देख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क और सेंचुरी के बीच में। फर्स्ट हमने देखा कि 1972 के एक्ट के अंदर बनाई जाती हैं, बाकी इसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। दूसरा यहाँ पे आता है कि जो नेशनल पार्क है उसमें कोई ग्रेजिंग, प्राइवेट एक्टिविटी, नेशनल पार्क के अंदर में कोई आप रहने वगैरह के लिए अलाउ नहीं करेंगे, कोई ग्रेजिंग वगैरह के लिए नहीं जा सकते। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़ी इसमें लिबरल होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो चीफ वार्डन होगा, जो मेन पर्सन है उस एरिया को गवर्न कर रहा है, उसकी परमिशन से आप अंदर जा सकते हो, पत्तियाँ वगैरह ले सकते हो। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़ा लिबरल होती है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो एक और ज़्यादा लिबरल होती है, बिकॉज ये बहुत बड़ा एरिया कवर करती है। इसके अंदर में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाएगी, आसपास का एरिया भी आ जाएगा। तो इसमें आप एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे सैंड, स्टोन माइनिंग वगैरह की जा सकती है अगर आपको परमिशन दी जाए तो। उसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व को लिविंग लेबोरेटरीज भी बोलते हैं। तो मेनली यहाँ पे जो हमारे नेशनल पार्क और सेंचुरी थी उनका इसीलिए बनाया गया था ताकि जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उनकी आप प्रोटेक्शन कर सको। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व, जब आप बायोस्फीयर रिजर्व बनाओगे तो उसके अंदर में साइंटिफिक रिसर्च वगैरह भी होगी। मीन्स कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। अगर आपने कोई नई डिवाइस, टेक्निक वगैरह बनाई, वो आप एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, या वहाँ का फ्लोरा फौना उसके अंदर में, या वहाँ अंदर जाके कोई नए तरीके वाला मधुमक्खी पालन लोगों को सिखा सकते हो उस एरिया के अंदर में, ताकि उनको फ़ायदा हो सके। हमारी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो लोग वगैरह नहीं रह रहे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ हद तक हो सकते हैं। नेशनल पार्क में बिल्कुल भी इंसानों को प्रोहिबिट किया गया होता है। तो जो लोग बायोस्फीयर रिजर्व उससे बड़ा एरिया कवर करता है, और जिन लोगों को जो अंदर रह रहे हैं उनको किस तरीके से सस्टेनेबल एनवायरमेंट, लिवलीहुड प्रोवाइड करवाएं, वो भी बायोस्फीयर रिजर्व में देखा जाता है। एंड नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट सेम है कि उनकी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की सेफ्टी के लिए उनको बनाया जाता है। और बायोस्फीयर रिजर्व पूरे जितने भी उसमें स्पीसीज़ होंगी, घास, पानी जो भी होगा, सब कुछ प्रोटेक्ट करने की बात होगी। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करते हैं तो इस तरीके से एक कोर जोन होगा। कोर जोन में क्या हो सकता है, कोर जोन में कोई नेशनल पार्क हो सकता है, हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है, तो इस तरीके से 2-3 भी हो सकती हैं इकट्ठी। उनको प्रोटेक्ट किया होगा हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। कोर जोन होगा, यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होगी। फिर आएगा बफर जोन। बफर जोन क्यों बनाते हैं, ताकि जो कोर जोन की जो स्पीसीज़ हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक हाथी है, एक शेर है, तो हाथी शेर अब ऐसा नहीं कि वो इसी एरिया के अंदर रहेगा, ये कोर एरिया है, यहीं पे उनका हैबिटेट है, लेकिन वो इससे बाहर भी तो निकल सकते हैं। तो एज अ सेफ्टी इसको बोलते हैं बफर जोन, कि यहाँ पे थोड़ी सेफ्टी, अगर इससे बाहर भी वो निकले तो भी उनकी प्रोटेक्शन हो सके। यहाँ पे टूरिज्म हो सकता है, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल हो सकता है। उसके अलावा होती है ट्रांजिशन जोन, बाहर वाली। तभी जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है इसको पूरा रिजर्व बोल रहे हैं, इसमें एक्सपेरिमेंटेशन भी होती है। तो ट्रांजिशन जोन के अंदर ह्यूमन रह सकते हैं, क्रॉप कल्टीवेशन हो सकती है, सस्टेनेबल तरीके से यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रिसर्च एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती हैं। नेक्स्ट आता है कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, सबके नाम याद करने हैं, कौन सी लोकेशन के ऊपर है वो सब आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे 2-3 बार इनको रिपीट करेंगे, उसके बाद जब एक एक को हम देखने वाले हैं, क्योंकि 18 के 18 आपको पता होना चाहिए, लोकेशन प्लस उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। फर्स्ट आता है कच्छ, फिर आया हमारे पास में कोल्ड डिज़र्ट, फिर आया नंदा देवी, फिर पन्ना, पंचमरही, अचनाकर, अमरकंटक, एंड फिर हमारे पास सिशलाचलम, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्ता मलाई, सिंपलीपाल, सुंदरवन, नौकरेक, दिब्रू शिखोवा, कंचनजंगा, मानस, दिहांग, दिबांग। तो इनके नाम जितने भी हैं, इनके नाम याद करने हैं। अब कैसे नाम याद करने हैं इनके, फर्स्ट तो हम एक एक को स्टडी करेंगे, जिनके भी जो भी यहाँ पे होंगे एक एक उनके बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं। जब डिटेल आपको याद हो जाएंगी तो ऑब्वियसली आपको पता लग जाएगा कौन सी लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है। इन सब के आपको नाम पता होने चाहिए। इसमें भी आपको एक और चीज़ जो पता होनी चाहिए, सबसे लेटेस्ट किसको बनाया गया, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को सबसे लेटेस्ट बनाया गया।
और फर्स्ट कौन था, सबसे पहला बनाया गया था 1978 के करीब में, आई थिंक, डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन डेट आपको पता होने की भी आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट आपको याद करना है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व फर्स्ट था, फिर दूसरा था हमारा पन्ना। अब जहाँ इसके अंदर में मैंने बताया 18 तो ये हैं, इसमें से 11 यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर के अंदर में सम्मिलित हैं। पहले तो मैं वो करवाऊंगा आपको 11 के 11 आपको याद करने हैं, उनके बारे में जो भी डिटेल वगैरह होगी वो सब कुछ याद करना पड़ेगा। इससे ही आपको एज लगेगा, जो दूसरे बच्चे होंगे उनके ऊपर एज लगेगा जब आप चीज़ों को याद कर लोगे। तो 2-3 क्वेश्चन, जैसे मान लो मैपिंग, और इससे हमारा 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अगर आपके 3-4 क्वेश्चन हिट होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उसमें मार्जिन मान सकते हो। 3-4 क्वेश्चन गलत होने, कुछ लोगों के 3-4 क्वेश्चन गलत हों, आपके 3-4 क्वेश्चन सही भी हों, और जो आपके गलत होने थे वो भी आपको मार्क्स लगेंगे, वो भी नेगेटिवली कट होने थे, तो आपको लगभग 10 मार्क्स का इसमें फ़ायदा हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आता है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। लोकेशन क्या है, लोकेशन है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, तो आपको पता होना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन के अंदर में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज नियरेस्ट टू पाकिस्तान, तो आप उसके अंदर में आपको ऑप्शन वगैरह दे दिया, कोई इस तरीके से राजस्थान के अंदर में आपको बता दिया रणथंभौर बायोस्फीयर रिजर्व, तो आपको पता होगा वो तो एक्चुअल में बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो आपको पता होगा कि कच्छ नियरेस्ट है हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर के। तो उसी तरीके से आपको लोकेशन याद होनी चाहिए। इनके अंदर में नेशनल पार्क भी होंगे जिनसे आपको फ़ायदा होगा नेशनल पार्क भी याद करने के लिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको याद करनी है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कच्छ से। तो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें मेनली 2 इकोसिस्टम, 2 एरिया इसके अंदर में मेन आते हैं। एक आता है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, दूसरा लिटिल रन ऑफ कच्छ। कितना एरिया कवर करते हैं याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ, लिटिल रन ऑफ कच्छ। लोकेशन देखेंगे, ये हमारे पास में यहाँ पे देख सकते हैं थार डिज़र्ट की बात की जा रही है, गुजरात का एरिया की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ रहा है हमारे पास में पाकिस्तान और इंडिया के अंदर में रन ऑफ कच्छ, ये और ये आ रहा है लिटिल रन ऑफ कच्छ। इन दोनों इकोसिस्टम की बात की जा रही है, तो इनको मिला के हम, यहाँ पे इकोसिस्टम होगा उसको मिला के हम बोलेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व है वो। अब ये थार डिज़र्ट वाले एरिया के अंदर है, मीन्स ड्राई वाले एरिया के अंदर में ये प्रेजेंट हैं। इनके अंदर में क्या देखने को मिलता है, इनमें कच्छ डिज़र्ट सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछा गया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लोकेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आपको पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कौन से बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। और आपको जो भी बायोस्फीयर रिजर्व होगा, एक तो उसकी कौन सी स्टेट के अंदर है वो पता होना चाहिए, उसके अलावा उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म मेनली मिलता है। हर बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कुछ ना कुछ होगा जो कि मेनली उसको सिग्निफाई करेगा, मीन्स उसका मेन, जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। इंडियन वाइल्ड लाइफ, तो यहाँ पे मेन हमारा ये ऑर्गेनिज्म आ रहा है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ग्रेट रन ऑफ कच्छ को। अब देखा, इनके बारे में देख लिया। उसके अलावा यहाँ पे ग्रास लैंड देखने को मिलेगा जिसे बोलेंगे बनी ग्रास लैंड। तो बनी ग्रास लैंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर बोल दिया गया कि 3-4 आपको ऑप्शन दे दिए गए, उसके अंदर में बोला गया कि इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में हमारा इंडियन वाइल्ड लाइफ पाया जाता है। बनी एक एशिया की फाइनेस्ट ग्रास लैंड है, वो भी यहाँ पे पाया जाता है, तो पहचानो कौन सा ग्रास लैंड है। तो उस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले तो लोकेशन देख ली इसकी। उसके अलावा ग्रेट रन ऑफ कच्छ की अगर बात करते हैं तो सॉल्ट मार्श है ये, मीन्स इस एरिया के अंदर में हमारा पानी होगा, और पानी कौन सा होगा, सॉल्टी वाटर होगा, उससे भरा होगा ये वाला एरिया। और थार डिज़र्ट के अंदर ये देखने को मिलता है, गुजरात के अंदर है। इस एरिया के अंदर में लूनी रिवर फ्लो करती है। इस एरिया के अंदर में इकलौती रिवर है लूनी रिवर जो फ्लो करती है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ में। राजस्थान के अंदर में यहाँ पे ये फ्लो करती है, ठीक है। उसके अलावा बनी ग्रास लैंड है, यहाँ पे बनी ग्रास लैंड है जो कि एरिड ग्रास लैंड देखने को मिलेगा इस एरिया के अंदर में। यहाँ पे देख सकते हैं बनी ग्रास लैंड हमें देखने को मिलेगा गुजरात स्टेट के अंदर में, काफ़ी पॉपुलर है, तो इसको मैं बता रहा हूँ। बनी ग्रास लैंड रिजर्व भी है यहाँ पे, बनी ग्रास लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया, प्लस नारायण सरोवर सेंचुरी भी है। अब ये ना याद हो तो भी चलेगा, जो पीछे मैंने आपको बताई उनके नाम याद कर लेना। कच्छ डिजर्ट सेंचुरी एंड वाइल्ड एस सेंचुरी कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से रिजर्व के अंदर प्रेजेंट है, ये हमें पता लग गया। उसके अलावा बनी ग्रास लैंड के अंदर एक फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं चीरबाती, घोस्ट लाइट। तो इस एरिया के अंदर में घोस्ट लाइट देखने को मिलती हैं। लाइट का मतलब लाइट, घोस्ट का मतलब जिसका पता ना चले। जैसे इस टाइप से आपको लाइट देखने को मिलेंगी, इस टाइप से जब आप जाओगे उनको ढूंढने के लिए, उनका सोर्स एक्चुअल में देखने जाओगे तो वो आपको आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो इसीलिए लोकल पीपल इनको घोस्ट लाइट बोलते हैं। साइंटिस्ट के द्वारा बोला जाता है कि कुछ हमारी केमिकल्स उनकी ऑक्सीडेशन की वजह से इस टाइप की लाइट प्रोड्यूस होती है। अब उनका कोई सोर्स नहीं होता कि कोई टॉर्च से निकलेंगी, तो वो आपको ऐसे दिखेंगे कि ऐसे ट्रैवल कर रही हैं वो, कभी इधर आपको दिखेगा, दूसरा इधर इधर इधर, इस टाइप से मतलब वो ट्रैवल करती दिखेंगी। इसीलिए लोकल इनको घोस्ट लाइट बोलते हैं, क्योंकि इनका सोर्स वगैरह हमें पता करना मुश्किल होता है कहाँ से ओरिजिन हो रही है। तो कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं उनसे ऑक्सीडेशन से ये प्रेजेंट होती हैं। तो ये इसकी कुछ खास बातें थी जो आपको पता होना चाहिए। प्लस यहाँ पे इसी एरिया के अंदर में जो चीता जो एक्सटिंक्ट हो चुका है अब इंडिया से
एक्सटिंक्ट हो चुका है चीता, इस एरिया के अंदर में लास्ट टाइम देखा गया था उसको, और बोला जा रहा है इस एरिया के अंदर में फिर से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। यहाँ पे मतलब उसका फ़ायदा होगा, हमें इंट्रोड्यूस करेंगे, ईरान वगैरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है इंडिया से। फिर आता है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इंडियन वाइल्ड एस। तो यहाँ पे हमारा गधा देखने को मिलेगा, इंडियन वाइल्ड गधा। तो इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, ये हमारे पास में सब स्पीसीज़ है, ये वैसे कुछ खास जानकारी होने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे साउथ एशिया की सब स्पीसीज़ है, ओनेगर की, नियर थ्रेटेंड है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे मिलेगा ये, वो इंपॉर्टेंट है, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर देखने को मिलेगा, और नियर थ्रेटेंड है वो इंपॉर्टेंट है। पहले ये जो था वंस ये पाया जाता था इंडिया में, पाकिस्तान में, सिंध में, बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में, लेकिन अब सिर्फ इसी एरिया के अंदर पाया जाता है, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पाया जाता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए। तो ये था, हमने फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व देखा। ऐसे ही हम आगे आगे देखते रहेंगे, जब भी टाइम लगेगा तो मैं इसकी वीडियो बनाता रहूँगा साथ साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।